हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। एक तो G20 समिट जा रहा है, हो रहा है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका होस्ट है इस दफ़ा, और अमेरिका के अलावा बाकी उसके जो 19 मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अहम है। अभी रिसेंटली रशिया और अमेरिका अमेरिका के दरमियान रियाद में डायलॉग्स हुए, उस हवाले से भी, और अमेरिका का ना आना भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? इस हवाले से बात होगी। और इसके साथ साथ ब्रिक्स, जिसके हवाले से खास तौर पे इस रीजन में पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की, अभी मेंबर तो नहीं बना, लेकिन कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान भी मेंबर बने। इंडिया उसका बड़ा एक मतलब बड़ा एक्टिव रोल था ब्रिक्स के अंदर, इंडिया का, ब्राजील का, चाइना का। लेकिन ट्रम्प साहब कहते हैं कि नहीं जी, ब्रिक्स नहीं होना चाहिए, और ब्रिक्स को जिसे कहते हैं ना कि बस खत्म होना चाहिए। क्या हो रहा है, इस पे भी आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Always a pleasure. Thank you, Fakhar Bhai, for inviting me. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं। G20 की तो बात कर रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है इस वक्त। डॉक्टर जयशंकर साहब का धड़ाधड़ उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, क्योंकि उनकी मुलाकातें तो हुई है। और इंडिया क्योंकि G20 का मेंबर है, तो उसकी तो बड़ी अहमियत है, उस पे बात करते हैं। लेकिन ये ब्रिक्स वाला क्या मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को डी डॉलराइजेशन से उनको मसला आया, क्योंकि इस पे बहुत बात हुई, या फिर जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब उसके ऊपर ये ब्लॉक बना था, ब्लॉक कह दें या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कह दें, लेकिन इसके अंदर वेस्ट का कोई कोई मतलब कंट्री नहीं था, इसका पार्ट नहीं था। क्या वजह हुई कि ट्रंप साहब ने आते ही, वैसे तो उन्होंने हर चीज के ऊपर वो झाड़ू फेर रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स को भी रगड़ा लगा दिया, हुआ क्या? हाँ, नहीं, ट्रम्प साहब तो हाई टेस्टोस्टेरोन पे हैं इस समय। एक के बाद एक ताबड़तोड़ डिसीजन ले रहे हैं। जी जी। देखिए, आपने प्रश्न का उत्तर भी दे ही दिया कि जो ब्रिक्स था, ये कोई एंटाई वेस्ट अलायंस नहीं था। इट वाज यस। जस्ट फेट अकम्पली कि एक किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप ने, मैं नाम जानता था, अभी दिमाग से उतर रहा है, उन्होंने ये जो है सजेस्ट किया कि ब्रिक्स जो है, या उस समय शायद साउथ अफ्रीका नहीं थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना जो है, ये ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से उभर रही है और इनमें पोटेंशियल है दुनिया में लीडिंग वर्ल्ड इकोनॉमीज बनने का। और उसके बाद से जब ये रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का आधार लेते हुए इन देशों ने ये कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग यूनाइट क्यों नहीं होकर के एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हम अपनी इकोनॉमिक समस्याओं को और जो है उस पर डिस्कस करें, डिबेट करें। ये होने के बाद क्या हुआ कि ब्रिक्स जो है फिर वो एक्सपैंड करने लगा, और उसमें सिर्फ अब ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल इश्यूज ना हो करके और भी इश्यूज उसमें डिस्कस होने लगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन ट्रीटी बॉडी जिसे कहते हैं, बेस था, ग्रुप था, क्लब था, उसका नाम था G7। G7 को थोड़ा लिबरलाइज करके G20 बनाया गया। तो ब्रिक्स जो था वो G7 की कैटेगरी में धीरे धीरे आने लगा था। और ब्रिक्स की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ द वेस्ट की नाराजगी जो दुनिया में थी, उसकी वजह से ये इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तो उसको देखते हुए ट्रम्प साहब आए और उसमें यह भी कहा गया कि हम जो ब्रिक्स के नेशन हैं, हम वो अपना म्यूचुअल जो है एक करेंसी को जन्म देंगे, या म्यूचुअल बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसी में करेंगे, और हम डॉलर की एक्सेप्टेंस को धीरे धीरे कम करेंगे या उसको डी डॉलराइज कर देंगे। उसको देखते हुए, चूंकि आप जानते हैं कि ट्रम्प साहब एक जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मानने वाले हैं, उसकी जो एक रेस्टोरेशन ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, विच इफेक्टिवली मीन्स मेक वेस्ट ग्रेट अगेन, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए उनकी ये कटिबद्धता है या उनका ये डिसीजन है कि किसी भी तरीके से ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में ना पोज कर सके। और इसको देखते हुए वो ये सारे के सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं। टैरिफ वाली बात कही कि अगर वो डी डॉलराइज करेंगे तो हम 150% टैरिफ दे देंगे। ये बातें कहना आसान है, मगर इतना आसान होगा नहीं इम्प्लीमेंट करना।
बिकॉज़ जी। कि अमेरिका भी कोई ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन रूप से सर्वाइव कर जाएगा और किसी देश की उसको ज़रूरत नहीं है। अमेरिका आल्सो नीड मार्केट्स, अमेरिका आल्सो नीड पीपल टू फंक्शन एंड परफॉर्म। तो इसको देखते हुए वो चूंकि एक नॉन वेस्टर्न ग्रुप है और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के रिवाइवल का इलेक्शन है, इसलिए राइट। वो एक थ्रेट मानते हैं क्योंकि वो नॉन वेस्टर्न ग्रुप है एंड दैट irks him or that kind of unsettles him। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में चीन है, इंडिया है और रशिया है, इनका क्या रोल होगा ब्रिक्स के हवाले से, या फिर आगे अगर मतलब ये बढ़ते हैं, क्योंकि अब रशिया के अमेरिका के साथ मतलब सेटलमेंट की तरफ शायद चीज़ें जाने लगी हैं। चीन और इंडिया के दरमियान भी बेहतरी बहुत आई है और चीन रशिया आपस में ऑलरेडी उनका एक अच्छा नेक्सस मौजूद है। तो इन फ्यूचर हम क्या देख सकते हैं इस हवाले से, अगर ब्रिक्स है या नहीं है? क्या एक नया मतलब हमें एक वर्ल्ड ऑर्डर मिल सकता है जिसमें चीन, इंडिया, रशिया हो, या इस तरफ की और कंट्रीज हो जिसमें ईरान भी शामिल हो सकता है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा हो सकता है? कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही? देखिए ये तो ड्रीम सिनेरियो होगा कि जी। इंडिया, चाइना और रशिया एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाए और ब्रिक्स उसका एक पिवट हो सकता था, पर धीरे धीरे मुझे देखिए ब्रिक्स प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, लेकिन ब्रिक्स में से ना तो बी प्रॉब्लम है उनके लिए, ना तो आर प्रॉब्लम है, ना तो आई प्रॉब्लम है, ना तो सी प्रॉब्लम है, अगर अलग अलग है तो वो लोग ओके। दोस्ती करना चाहते हैं। जब जी, जी, आज जी। ही उन्होंने कहा कि जेलेंस्की वो है, एक डिक्टेटर है। हाँ। जेलेंस्की को गालियां देनी शुरू कर दी उन्होंने। और आप कहते हैं जंग भी उन्होंने शुरू करवाई है रशिया के हाँ, साथ। तो अब आप सोचिए ये तो रशिया के काम में तो ये शहद है ना, पर आप कह रहे ब्रिक्स भाड़ में जाए ब्रिक्स, आप तो ये करवाओ जी मेरा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली रशियंस तो यूरोपियंस ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और एग्ज़ैक्टली। ये बात तो उनको समझ में आता है, तो बात ब्रिक्स की एज अ कलेक्टिव यूनिट है। बट अगर वो ब्रिक्स में से बी अलग कर दीजिए, आर अलग कर दीजिए, आई अलग कर दीजिए, सी अलग कर दीजिए, एस अलग कर लीजिए, वो बहुत खुश है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। यूनिटी से उनको मसला है। हाँ, ब्रिक्स एज एन आइडिया, ब्रिक्स एज एन अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर से उनको प्रॉब्लम है, पर ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्री है वो सारे उनके दोस्त है। मोदी को, भाई प्रधानमंत्री मोदी साहब को हाँ। उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन के बाद सबसे पहले बुलाया। मैं तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब को अलग मानता नहीं हूं, क्योंकि इजरायली वो तो अमेरिका है, बिल्कुल अमेरिका अमेरिका इजराइल। के एक छोटा घर है इधर मिडल हाँ, ईस्ट में। मतलब यस करेक्ट, जी, जी। यू आर राइट, वो 51st स्टेट है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। एग्ज़ैक्टली, यस यू आर ठीक है ना, राइट। कनाडा नहीं है, वो 52nd होगा, लेकिन 51st इजराइल है। चल एग्ज़ैक्टली, वी बोथ हैव एग्रीमेंट ऑन दैट, ठीक है ना। तो वो इजराइल के बाद किसको बुलाया उन्होंने? ना तो चाइना को बुलाया, ना रशिया को बुलाया, ना तो एग्ज़ैक्टली। ईयू को बुलाया, ना जर्मनी को बुलाया, जापान को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा हाँ भाई मोदी जी, हाँ भाई केम छो, आ जाओ। मोदी जी भी पहुंच हुँ। गए और जो उन्होंने उनका स्वागत किया, वो अभूतपूर्व स्वागत किया। आप भाई वो उनको कुर्सी के पीछे खींचना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनसे पूछा गया सबसे बढ़िया नेगोशिएटर कौन है, आगे बढ़ के बोल दिया कि मोदी से बढ़िया नेगोशिएटर कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने जितनी जगह अपनी ये जो कैबिनेट है इंडियंस को दी है, भाई वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। हर दूसरे दिन कोई इंडियन वो अपॉइंट कर देते हैं हाँ, किसी बड़ी बिल्कुल। बड़ी पोजीशन पे। आज काश पटेल साहब कंफर्म हो गए 49-51 से। उसके बाद आप देख लीजिए तुलसी गबार्ड, उसके बाद हाँ, पॉल बिल्कुल। कपूर, हमारी आपकी कुछ दिन पहले बात हो रही थी। बिल्कुल, हमने दोनों पे प्रोग्राम्स किए हैं। तो आप सोच लीजिए उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड रामास्वामी, अनप्रेसिडेंटेड इंडियन टैलेंट को अपने में मौका पाल दिया। कपूर साहब हैं, तो की पॉइंट यही पोस्ट पे है बैठे कि हुए हैं। उनको जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये अरबों से भी बहुत जबरदस्त रिलेशन लेके चलेंगे। मैं आपको ये भी बता हुँ। दूं, क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है वो उनके माइंडसेट के आदमी है। मोहम्मद बिन सलमान साहब भी अरबिया को 21st सेंचुरी में ले जाने पे तुले हुए हैं। उनका भी अब मिशन ये नहीं है कि हम इसके यहाँ लड़ेंगे उसके यहाँ लड़ेंगे। वो कह रहे हैं भैया हमें न्योम बनाना है, हमें जो है चांद पे जाना है, हमें जो है एक ऑल्टरनेटिव सोसाइटी बनानी है अब जो कि साइंस टेक्नोलॉजी में। भाई उन्होंने खोल दिया सऊदी अरबिया को एज हाँ, बिल्कुल। अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब बिल्कुल ऐसे ही आजकल है। वो आ रहे हैं भाई, टूरिज्म के ऐड आ रहे हैं, आपने देखा है उनका टूरिज्म का ऐड आता है सऊदी। ये अभी ट्विटर पे थोड़ी देर पहले में किसी ने वीडियो शेयर की है कि एक लड़का और एक लड़की मतलब एक बहुत अच्छा कोई सॉन्ग है और उस पे डांस करते हुए मेन रोड के ऊपर। हम्म। उसने अरेबिक ड्रेस पहना हुआ है उस लड़के ने, और उस लड़की ने हमारा जो जिस तरह का इंडिया पाकिस्तान में लड़कियां वो करती हैं हाँ, सलवार। आउटफिट्स पहनती हैं उस तरह का।
और अभी मतलब आपके शो का मैं वेट कर रहा था, तो मतलब मैंने उसको देखा है। और ये कोई एक छोटी सी एग्जांपल है, पता नहीं क्या कुछ जो मतलब मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरी बड़ी सिस्टर रहती है रियाद में, तो वो तो बहुत अरसे से वो लोग वहां पे रहते हैं, तो उन्होंने तो शायद वो वाला सऊदी अरेबिया भी देखा और ये वाला भी देख रहे हैं, तो हाँ, वो कहते हैं कि बल्कि वो मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो कहती है उनको पता नहीं क्या नाम है, सलमान, पता नहीं मोहम्मद सलमान के मोहम्मद सलमान ने जो है वो मतलब इस तरह कर दिया, तो उस तरह कर दिया, ये कर दिया, मोहम्मद हालांकि बिन उसको सलमान पॉलिटिक्स साहब। और इन चीजों से किसी से वो इंटरेस्ट नहीं है। तो चीजें तो सर बहुत मतलब खुली हैं और शायद आगे मजीद भी होनी है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जिस तरीके से अभी सऊदीया ने रोल प्ले किया है यूक्रेन इशू के ऊपर अमेरिका और रशिया के दरमियान, सर उसको कैसा देखते हैं? मतलब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब है, मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन चले वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल ऐसे हो जाते हैं कि क्योंकि उनकी जंगे वंगे मसले मसाल, लेकिन ये दो तीन लोग तो काफी लीडिंग रोल लेके जा रहे हैं दुनिया में, मोहम्मद अगर दुनिया के हालात को लास्ट 2-3 सालों को देखें। मोहम्मद बिन सलमान साहब वर्ल्ड लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके विजन है, इज अ मैन ऑफ फ्यूचर। और या वो अमेरिका की, ऐसा नहीं है कि देखिए अगर चाहते ट्रम्प साहब ना, तो वो कहते हैं जर्मनी बुला लो, या वो कहते यहाँ स्कैंडिनेविया की किसी कंट्री में बुलवा लो, पुतिन साहब को वहां बात करते हैं। उन्होंने जानबूझ के मिडिल ईस्ट में बुलवाया है। यस, ठीक है ना, वो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट को भी कह रहे हैं हम आपको रोल देंगे। ठीक है ना। और मोहम्मद बिन सलमान साहब इज मोर देन हैप्पी टू लैप इट अप, वो भी चाहते हैं कि उनको मिले। तो जो अमेरिकन स्कीम ऑफ थिंग है उसमें अरेबिया एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिए जो हमारे यहाँ कुवैत के अमीर साहब आए, तो जिस तरीके से उन्होंने मोदी असबा, साहब, हाँ, तमीम साहब जो थे वो जी जी, आए और उन्होंने, तमीम ये तो उधर के थे, कतर वाले, कतर वाले, सॉरी, हमाद, कुवैत रशिया में। हमाद सानी। हाँ हाँ, क्षमा जी कीजिएगा, मैंने कुवैत बोल दिया, जी कतर जी जी, वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुवैत तो क्योंकि मोदी साहब गए थे ना अभी कुछ हाँ, तो वो मतलब, जी, मगर जो बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल। और सारे मतलब जीसीसी कंट्रीज हैं, आपस में भी बड़े जुड़े हुए हैं और इंडिया के साथ भी बड़े जुड़े हुए हैं। देखिए देखिए फखर भाई, इंडिया और अरब्स का या इंडिया और ईरानियंस का सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, आज का नहीं है। ठीक है ना, आपको मिल जाएंगे अरब्स जो आकर के मलयाल यहाँ पे तमिलनाडु केरल में आकर के बताते हैं हमारे बाप दादा यहाँ आए हुए थे, ऐसे। तो एक है सिविलाइजेशनल कनेक्ट। ठीक है ना, वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई, वो योग पढ़ा रहे हैं, महाभारत पढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ा रहे हैं अपने स्कूलों में। आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ, वो ग्लोबल जो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो ये मान चुके हैं कि हमें कोई ऐसा एक इस्लामिक आउटलॉ या ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर ऑल्टरनेटिव नहीं बनाना है। हम एक ग्लोबल ऑर्डर, रूल बेस्ड, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर बनाएंगे, हम उसका एक पार्ट बनेंगे और सब दुनिया को साथ लेकर चलेंगे, जिसमें वायलेंस की जगह कम से कम होगी कि उसकी टेरिटरी ले लो, इसकी टेरिटरी ले लो, कोई किसी की टेरिटरी में अब इंटरफेयर नहीं करने वाला है। ये बात तो मोहम्मद बिन सलमान साहब इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। और पहले मैंने आज से 4-5-6 साल पहले म्यूनिक कॉन्फ्रेंस को मैं एक बार सुना था, उसमें सऊदी अरेबिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी ये कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया हैज नो टेरिटोरियल एम्बिशन। तो पॉइंट ये है कि जब टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, सबने अपना अपना घर मिल गया है, तो अब इसी घर को और खुशगवार बना लो। ये बेकार में सॉवरेनिटी की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आप जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके बिजनेस करें, ट्रेड करें, अपने लोगों को जो है उनकी जो भी जिंदगी है उसको बेहतर बनाएं, उनको कंफर्टेबल लाइफ दें, उनको एजुकेशनल लाइफ दें, अच्छी लाइफ दें। इसी की दुनिया होनी है, अच्छी इकोनॉमी करें। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो आज की डेट में बहुत कुछ चेंज करके रख दिया। द वे दुनिया वाज, द वे वर्ल्ड वाज परसीव्ड, इट हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड ना। तो वो अब उस तरफ जा चुके हैं सारे के सारे ये जो लीडर है। आप तो बताते हैं कि आप यूएई जाते हैं कि कितना खुला डुला माहौल है बिल्कुल, नो डाउट, है ना। नो डाउट अबाउट दैट। सऊदी अरेबिया वाज एन आउटलायर, उन्होंने भी या खोल दिया। आपने देखा था कि कोई सऊदीया में ड्रेस पहनकर था? मैंने तो देखा था वो जो कोई गोरे कपल है, लड़की जो है वो शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है और टोपी लगाई हुई है, वही जो उनका वेस्टर्न टोपी होता है, और लड़का जी, है वो हाफ पैंट है, वो घूम रहा है कि सऊदीया की ये देखो वो चीजें। तो बिल्कुल वो है। कर रहे हैं। अभी यस, जो ये इन्होंने अरबिया वर्ल्ड वो फुटबॉल चैंपियनशिप जो शुरू किया, हाँ हाँ, गल्फ गल्फ चैंपियनशिप, उसका जरा रंगारंग कार्यक्रम देख लीजिए। जो डांस और जो म्यूजिक हुई है, वो बिल्कुल, अरबी लड़कियां ही थी सारी। तो नो डाउट। पॉइंट ये कि दे हैव डिसाइडेड कि वेयर इज द फ्यूचर, वेयर इज द ग्लोबलिटी, एंड इज द टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। ये अब विश्व बंधुत्व की बात है कि मैं, फखर भाई, अरब का कोई व्यक्ति, अमेरिकन अंग्रेज कोई व्यक्ति, सब हम अब एक साथ मिलकर के चल सकते हैं। हम सब इस छोटी सी पृथ्वी के
छोटे से पार्ट है, जो भी हमारा टाइम है, हंसते खेलते, कभी आप इंडिया आ जाएं, कभी हम पाकिस्तान चले जाएं, कभी अफगानिस्तान चले जाएं, कभी सेंट्रल एशिया, ऐसे घूमते फुरते, और सबके घर में सबको रहने दो अपने अपने तरीकों से, जिनकी जो मान्यताएं हैं, जिनकी जो त्योहार है, वो अपना मनाएं, बल्कि हो सके तो एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों का त्योहार मनाएं। इसी की यही ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है। भारत, मैं ये कहूंगा, बार बार कहूंगा कि भारत शुरू से यही बात कहता रहा कि अहम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है ये पूरा का पूरा जो धरती है, विश्व है, दुनिया है, ये एक परिवार है। एक परिवार में कई लोग होते हैं। तो जब आप परिवार मानते हैं तो फिर सबकी मान्यताओं को मानेंगे, सबके त्योहार को मानेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि सऊदी अरेबिया को ये रोल दिया गया है। सऊदी अरेबिया में बैठ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। इससे सऊदी अरेबिया और जो अरब वर्ल्ड है वो भी वेस्ट के साथ कनेक्ट होगा। उनको एक सेंट्रल रोल प्ले करने को दिया जा रहा है। इट विल हेल्प सॉल्व द पैलेस्टाइन इजराइल का प्रॉब्लम भी, क्योंकि जब वो और ज्यादा इंटीग्रेट होंगे वेस्ट के साथ, एक दूसरे को समझेंगे। देखिए, एक अरब जिस तरीके से वेस्ट को देखता है, वैसे पाकिस्तानी या इंडियन मुस्लिम नहीं देखता उसको, क्योंकि वो उसको सिविलाइजेशनल समझता है, वो उसको ज्यादा समझता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसी जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन का पार्ट है। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो वैसे भी मोहम्मद बिन सलमान साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। ही इज अ मैन ऑफ विजन, ऑर्डर। और मुझे जो उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल वेट नहीं करूंगा और मैं चेंज करके रख दूंगा अरबिया को, और नया रेनेसांस वो लेके आएंगे। आई एम प्रीटी श्योर, और मेरी शुभकामनाएं हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ कि वो ऐसा करें, वो ऐसा करने में सक्सेस हो। ईश्वर उनकी मदद करे, अल्लाह उनकी मदद करे, जीसस उनकी मदद करे, सब उनकी मदद करे। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा अगर जी20 की हम बात कर लें। जी20 एक बहुत बड़ा फोरम है। दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज़ जो है या 20 बड़े पावर जो हैं, वो आपस में बैठते हैं, मिलते हैं। इस वक़्त डॉक्टर जयशंकर आप मतलब इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और इसके साथ-साथ जो है टर्की का भी बहुत बड़ा डेलीगेशन वहाँ मौजूद है। रशिया का, चाइना का, साउथ अफ्रीका के अपने लोग मौजूद हैं। सर वहाँ पे क्या आपको मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? एक तो मतलब उन्होंने कहा कि जी वो साउथ अफ्रीका नहीं आएँगे क्योंकि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि इज़राइल के हवाले से उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गालिबन कोई पिटीशन फाइल की है साउथ अफ्रीका ने। लेकिन क्या होगा? मतलब आगे आप क्या देख रहे हैं अमेरिका के बगैर जी20 को? देखिए, एक जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 था, उसके अंदर में स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बातचीत की गई थी। तो सऊदी अरेबिया, अरे साउथ अफ्रीका ने उसी जेनोसाइड कन्वेंशन में का सहारा लेते हुए, और शायद उसमें कोई प्रोटोकॉल भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, या जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर ही था कि जेनोसाइड के लिए सिर्फ वही कंट्री नहीं आकर के फाइल कर सकती है मैटर आईसीजे में जिसके यहाँ जेनोसाइड हो रहा है, बल्कि कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि किसी और देश में जेनोसाइड हो रहा है, तो वो जाकर के जेनोसाइड का जो केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फाइल कर सकता है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया को, अरे साउथ अफ्रीका को लोकस स्टैंडाई मिला, और उन्होंने जो है वो ये पिटीशन जो है वो दायर कर दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसका एक इंटरिम ऑर्डर भी आ चुका है जिसमें ऑन बिकॉज की जुरिस्डिक्शन भी एक्सेप्ट किया, और मेरे ख्याल से कुछ स्टे ऑर्डर भी इजराइल को ऑर्डर दिए गए थे कि कुछ दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ एन एक्ट। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ट्रम्प साहब नाराज हैं साउथ अफ्रीका से। दूसरा रीजन है कि उन्होंने एक लैंड अप्रोप्रिएशन लॉ लेके आए हैं। वो क्या नाम है आपका, ये साउथ अफ्रीका वाले। तो ये जो लैंड अप्रोप्रिएशन लॉ है उसको भी लेकर के वो खुश नहीं है अमेरिका में, क्योंकि ये जो लॉ है वो ये कहता है कि आप किसी से भी ये जमीन ले सकते हैं बिना कॉम्पनसेशन दिए। जो लॉ ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन है, यानी कि जब कोई स्टेट अपनी एमिनेंट डोमेन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है, तो सारी दुनिया में एक लॉ है, एंड आई कैन सेफली कॉल इट अ जस्ट कोजेंस। एक लॉ है जो ये कहता है कि आप जब भी स्टेट कोई लैंड लेगा कंपल्सरीली, तो दो ही चीजों के लिए, एक पब्लिक पर्पस होना चाहिए कि आप पब्लिक पर्पस के लिए किसी का लैंड छीन रहे हैं, दूसरा बिना कॉम्पनसेशन के आप वो जमीन नहीं ले सकते, ठीक है ना। कॉम्पनसेशन इज अ मस्ट। तो ये जो बिल लॉ आया है इनके यहाँ लैंड एक्सप्रोप्रिएशन का,
साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो सिरिल रामाफोसा साहब है, उन्होंने इसको साइन भी कर दिया है और ये लॉ बन भी चुका है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें ये पावर दिया गया है कि आप लैंड ले लें, स्टेट के पास ये पावर है कि वो लैंड लेके और लोगों को उसमें दे दे बिना कॉम्पनसेशन के। अब शायद आइडिया ये है कि ये व्हाइट से लैंड लेकर के और ब्लैक्स में दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको अपार्थाइड लैंड, क्योंकि जो व्हाइट्स है उनके पास बहुत बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड है, जबकि जो ब्लैक्स है साउथ अफ्रीका के उनके पास वो नहीं है, ठीक है ना। तो अब अगर मेरे पास जो न्यूज है मैं उसमें अगर आपको पढ़ दूं, द लॉ आउटलाइंस हाउ एक्सप्रोप्रिएशन कैन बी डन एंड हाउ व्हाट दिस बला, इट रिप्लेस द प्री डेमोक्रेटिक एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट ऑफ 1975 which placed an obligation on the state to pay owners it wanted to take land from under the principle of willing seller willing buyer. The new law allows for expropriation without compensation only in circumstances where it is just and equitable and in the public interest to do so. This includes if the property is not being used, there is no intention, the president's spokesperson, blah, blah, blah. Expropriation may not be exercised unless the expropriating authority has without success attempted to reach an agreement. So मतलब यही है कि बिना कॉम्पनसेशन के, और शायद अब चूंकि इसको अमेरिका नाराज है, इसका मतलब है कि व्हाइट वर्सेस ब्लैक है। अब मैं चूंकि पूरी मेरे पास डिटेल नहीं है, बट द लॉ सिंपली एंटाइटल्स द स्टेट टू अक्वायर अ लैंड, यानी कि वो आपसे छीन सकते हैं फॉर अ पब्लिक पर्पस, बट तो दूसरा लिम्ब होता है कि नो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड कैन टेक प्लेस विदाउट एन एडिक्वेट एंड जस्ट कॉम्पनसेशन. दिस लॉ हैज बीन compromised or has been relaxed or liquidated or let's say done away with. यही है इशू। तो मेरे ख्याल से व्हाइट्स विल बी सफरिंग, इसीलिए अमेरिका ने इसको इशू बनाया जी। And that's why they're not going to G20. ओके अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, G20 इससे पहले इंडिया होस्ट कर चुका है, बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, पाकिस्तान में भी बहुत बातें हो रही थी, इंडिया में भी बड़ा हल्ला गुल्ला था, और बड़ा लेकिन इस दफा अब यकीन मैं आपको सच बता दूं, मतलब पता ही नहीं चला कि G20 हो रहा है। और साउथ अफ्रीका भी एक मतलब पूरे कॉन्टिनेंट है और बड़ा मतलब एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मतलब उस तरह की एक्टिविटीज नजर नहीं आई। क्या वजह क्या है ये? या हम लोग ज्यादा जरा वो होते हैं, ये जो एशियन है हम लोग नहीं, एक तो ये कि हम आप अपने आसपास की न्यूज पढ़ते, हो सकता है अफ्रीका में उतना ही ज्यादा शोर मचा रहे हो, क्योंकि ये तो मोदी जी को क्रेडिट जाता है ना कि G20 में साउथ अफ्रीका को या अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन उन्होंने, इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी में करवाया था, तो ये क्रेडिट तो भारत को जाता है, मोदी जी को जाता है कि उन्होंने अफ्रीका को भी G20 का पार्ट बनवाया। वहां पे हो रहा होगा हल्ला। अब हम लोग तो अफ्रीका की न्यूज देखते नहीं है, तो वी आर परहैप्स, अब इंडिया पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान इंडिया में कुछ हो रहा होता है तो वो न्यूज जो है उनके यहाँ दिन भर चारों के 24 घंटे चलती है, और उसका फिर एक माहौल बन जाता है कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कश्मीर का इशू इन्वॉल्व हो जाता है कि कहीं G20 वाले कश्मीर तो नहीं जा रहे, तो इसको देखते हुए वो आप और हम जो है थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से विदेश में भी कहीं होता है तो हमें तो कुछ खास पता नहीं चलता। जैसे इंडोनेशिया ने इंडिया के पहले किया था तो ऐसी कोई खास हल्ला गुल्ला नहीं था, मगर इंडिया में हो पाकिस्तान हल्ला ना करे और पाकिस्तान में हो इंडिया हल्ला ना करे, ऐसे हो नहीं सकता। तो हालांकि G20 में आप नहीं है, बट आई होप कि आपके लोगों को जल्दी ये बात समझ में आए कि पाकिस्तान के अच्छे होने के लिए भारत का बुरा होना आवश्यक नहीं है, पाकिस्तान के डेवलप करने के लिए भारत का नीचे गिरना आवश्यक नहीं है। आप भी डेवलप कर सकते हैं और हम भी डेवलप कर सकते हैं। जितनी बात जल्दी ये समझ में आ जाए पाकिस्तान को, तो आपको घास की रोटी नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन डेवलपमेंट की कंडीशन ये कि पहले बर्बाद हो भारत, फिर हम डेवलप करेंगे, तो फिर घास की रोटी खानी पड़ेगी। उसमें G20 कहीं आते ही नहीं। जी बिल्कुल। और मैं बिल्कुल शो खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मेरे बिल्कुल सामने एक न्यूज़पेपर ने एक सर्वे रिपोर्ट शाया की है, पाकिस्तान जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ने, कि 41% जो पाकिस्तानी है वो जो मसला कश्मीर है उसको हल होने से पहले भारत से ताल्लुकात चाहते हैं। कि मतलब वो हल होता है नहीं होता वो अलग सी बात है। और जो 35% लोग हैं वो इसके अगेंस्ट है, और 22% कहते हैं कि हमें मालूम नहीं। और जो फीमेल्स हैं 7% या 7%, इससे ज्यादा शरह का मसला कश्मीर से कतई नजर पाकिस्तान को भारत के साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार रखने पर इसरार है। ये भी एक बड़ी अहम अहम डबल। जी लास्ट जी वाला जंग, ये ने उन्होंने बोला है इसके अंदर कि भाई ये जो ताल्लुकात है ना, इसको
बेहतर करने पर उन्होंने जोर दिया है, अच्छा, स्पेशली इसरार का फीमेल्स में। मतलब जोर दिया है। हाँ, हाँ, सफारती ताल्लुकात बरकरार रखने पर इसरार, यानी जोर दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये मतलब ये सर्वे रिपोर्ट जो है इसके अंदर ये इंकिशाफात है, तो मैंने कहा चले ये भी साथ-साथ ओ लें कि मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आम लोगों से ये पूछा गया, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल किस्म के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, नहीं हमारा। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है और जो सोशल मीडिया पे आप लोग करते हैं। फ़खर भाई आप जैसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं हमारी बात बोलने का, फिर आप आ रहे हैं इंडियन टीवी पे और इंडियन यस, पॉडकास्ट पे आप अपनी बातें रखते हैं। तो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ धीरे-धीरे दूर हो रही हैं। यू आर राइट। एक नया वो बिकॉज़ आज की डेट में ये नहीं है कि आप टीवी देख रहे हो और टीवी आपको देख रहा है बस। आज की डेट में अब लोग टीवी नहीं देखते, उनको न्यूज़ देखना होता है, तो जैसे मैं होता हूँ ना, मुझे कुछ न्यूज़ देखना, मैं देखता हूँ, भाई फ़खर भाई क्या बोल रहे हैं ज़रा आज 5 मिनट 10 मिनट सुन लिया जाए। उसके एग्ज़ैक्टली, बाद कोई और 1-2 फ़ेवरेट है तो उसी को सुन के आदमी हो जाता है और ये भी होता है ना कम्फ़र्ट बन जाता है, कि अगर भाई मैं फ़खर भाई के चैनल को देखने में कम्फ़र्टेबल हूँ क्योंकि मुझे उनकी बात समझ बिल्कुल, में आती है कि उनका एग्ज़ैक्टली, उनका जो प्रेज़ेंटेशन स्टाइल है मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैं वही सुनना चाहता हूँ। और मैं अपना एब्सोल्युटली कोई राइट, नया कोई आ रहा है, बड़े हल्ला-गुल्ला कर रहा है, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। तो एब्सोल्युटली वो राइट। वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो क्रेडिट गोज़ टू आप जैसे लोगों को जो एक बहुत ओपन माइंड के हैं, जो अपनी बातों को बहुत जिसे कह लीजिए फ्रीडम के साथ रखते हैं, साफ-गोई के साथ रखते हैं, कोई मुँह में कुछ और दिमाग में कुछ नहीं है। दिल में कुछ। द बेस्ट थिंग इज़ जी, दैट कि व्हाट यू यू आर स्पीक यू आर यू राइट। मीन इट। चाहे वो हमारे आपके बीच में 50 असहमतियाँ हों, लेकिन पॉइंट ये है कि every sentence that Fakar Yusufzai says, he means it. ठीक है ना? तो बिल्कुल वो बहुत सही। इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपसे आपको बधाई दूँगा और ये कहूँगा कि आप अपना अच्छा कार्य थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बखैर रागले थैंक I thought यू।